बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शादबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को इसी तरह खुश रखे। सबसे पहले जी आपको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको असले का शौक है या आप अपने डिफेंस के लिए शौक के लिए असला रखना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास असले का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर प्लस एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह के मरीज़ हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल असला कैरी ना करें। आज की वीडियो GHK की G3 राइफ़ल बहुत ज़्यादा मशहूर राइफ़ल है और बहुत ज़्यादा इस राइफ़ल को पसंद किया जाता है। और मेरे ख़्याल में अगर ये बात कही जाए कि ये हमारी आर्मी की राइफ़ल थी, इसलिए हमें इस राइफ़ल से मोहब्बत भी थी और इसलिए हमें ये राइफ़ल अच्छी भी लगती थी कि ज़ाहिर है अगर ये एक चीज़ आर्मी के ऑफ़िसर्स फ़ौजी जवान इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो एक चीज़ अच्छी होगी। नो डाउट ये एक बहुत अच्छी राइफ़ल है। आज जो है इस राइफ़ल के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसकी डायमेंशंस, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान ने इसको कैसे अडॉप्ट किया, इसके बारे में बात करेंगे। एच के जर्मन ब्रांड है, जिसे हेक्लर एंड कोच इंग्लिश में, सॉरी, जर्मन में कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको हेक्लर एंड कोच भी कहते हैं, इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एक जर्मन ब्रांड है और ये डिज़ाइन जो राइफल है ये 1950s में शुरू हो गई थी। जर्मन्स ने इसको डिज़ाइन करना और इसको जो लॉन्च किया गया था वो 1959 में लॉन्च कर दिया गया था। इससे पहले जर्मन्स जो हैं, आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस थे उस वक़्त। उस वक़्त हिटलर जो है वो भी मर चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो चुकी थी, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी उस वक़्त। तो वो जो राइफ़ल इससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो थी FN की फॉल, जिसे G1 भी कहा जाता है। और इसके साथ जो राइफल वो इस्तेमाल कर रहे थे वही हमारी पुरानी STG-44, जिसके बारे में मैंने आप सब भाइयों को बताया था कि ये वो राइफल थी जिसकी कॉपी की गई थी AK-47 में को बनाने के लिए। मिखाइल क्लेशकोव जो है उन साहब ने इसको कॉपी किया था STG-44 को। और FN फॉल राइफल, जिसे G1 भी कहा जाता है, ये इस्तेमाल की जाती थी। लिहाजा उन्हें एक नया डिज़ाइन, एक नई राइफल जो है वो चाहिए थी, तो उन्होंने 50s में, 1950s में ही इसको बनाना शुरू कर दिया और तकरीबन 9 साल के अरसे में इसको राइफल को बना के टेस्ट करके अपनी सर्विस में भी ये ले आए थे 1959 में। राइफल जो है, अगर इसकी डायमेंशंस में के बारे में बात करें तो इसकी जो डायमेंशंस जो है वो आ जाती हैं, ये तकरीबन एक बड़ी फुल साइज राइफल है जो तकरीबन 40 इंच तक जिसकी लेंथ जो है वो बन जाती है। ये ऑब्वियसली एक गाड़ी में रखने वाली राइफल नहीं है। ये आप इसे डिफेंस के लिए अपने घर में या अपने डेरे शेरे पे जो दुश्मनदार बंदे हैं वो इसको रख सकते हैं और ये बहुत अच्छी राइफल है डिफेंस के हवाले से। इसकी जो वेट है वो भी वंस अगेन ये गाड़ी में या कैरी करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वजन है तकरीबन 5 किलो बन जाता है, 4.5 किलो बन जाता है, जो कि तकरीबन 10 पौंड, 10.5 पौंड तक जो है ये वजन में आ जाती है। काफी हैवी राइफल है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ना तो M4 वाला, AR-15 वाला अमेरिकन सिस्टम जिसे डायरेक्ट इम्पीचमेंट कहा जाता है, ना वो है, ना ही AK-47 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो रशिया इस्तेमाल करता है वो है, बल्कि इसमें जर्मन्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वो ये है कि ये जो राइफल है इसमें बेसिकली आप अगर इसके बोल्ट की बात करें तो इसमें तकरीबन मेन जो पार्ट्स आ जाते हैं वो तीन जो है पार्ट्स आ जाते हैं। एक इनका इसका छोटा बोल्ट जिसे कहा जाता है, बोल्ट आ जाता है, बोल्ट कैरियर आ जाता है, और ये जुड़ा होता है इसकी जो गैस होती है, गैस ट्यूब होती है ऊपर, उसके अंदर एक एक और गैस ट्यूब या जिसे पिस्टन कहा जाता है, पिस्टन ट्यूब जिसे कह सकते हैं या प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो होता है जिसके साथ रिकॉइल स्प्रिंग लगा होता है। मैं वीडियोस जो है इसके अंदर तस्वीर लगा दूंगा ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। तो ये जो होता है ये कनेक्ट होता है। फिर आपने देखा होगा जो AK-47 है उसको जब हमने कॉकिंग करना होता है या उसको लोड करना होता है, चैम्बर करना होता है, तो उसका जो कॉकिंग लीवर जो होता है वो उसके डायरेक्ट बोल्ट के ऊपर लगा होता है, जिसको हम इस तरह मार के लोड कर लेते हैं।
M4 की अगर बात की जाए अमेरिकन की, तो उसके साथ चार्जिंग हैंडल होता है ऊपर लगा हुआ अपर रिसीवर में, उसको हम खींच के उसके बोल्ट को जो है वो लोड कर लेते हैं। लेकिन इसको लोड करने का तरीका जो है टोटली डिफरेंट होता है, और अजीब सा और स्ट्रेंज सा है कि इसका जो कॉकिंग लीवर होता है लेफ्ट साइड पे, इसकी जो पिस्टन ट्यूब होती है, इस गैस ट्यूब होती है जो गैस लेके जाती है, और फिर वापस जो पूरा ये असेंबली होती है जो पिस्टन की, इसको जो है वो बोल्ट और जुड़ा होता है, दोनों चीजें जुड़ी होती हैं आपस में, पिस्टन और इसका बोल्ट, तो उसको पीछे लेके जाती है और दोबारा ये पूरा साइकिल चलता है और ऑपरेट करती है। तो ये जो है ना, आपने इसके ना तो बोल्ट को जो है वो कॉकिंग करना होता है, चेम्बर करना होता है, बल्कि इसके जो पिस्टन होता है उसको लेफ्ट साइड से खींच के पीछे करना होता है। तो वो जो होता है अपने साथ जो इसका पिस्टन असेंबली होती है उसको ले जाता है, और फिर ये गन जो है वो लोड हो जाती है। टोटली डिफरेंट, टोटली स्ट्रेंज, लेकिन बहुत ही पायदार ऑपरेटिंग सिस्टम। यकीन करें, ये M4 और AK-47 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों से ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इस राइफल को कह ले जंगल में या किसी भी ऐसे मुश्किल हालात में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं इस राइफल को, तो ये जो राइफल है ये आपकी ऑपरेट करेगी। और इसका जितना भी ये सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये टोटली अपनी राइफल के अंदर सेव होता है और बंद होता है। इसको एक डिसएडवांटेज ये भी है, पहली बात तो ये खराब नहीं होता, दूसरी बात ये कि ये जो है अगर खराब हो जाए तो फिर आपको ये गन जो है, ये ऐसा नहीं आप कर सकते कि M4 की तरह इसका बोल्ट निकाला, दूसरा डाल लिया, चार्जिंग हैंडल निकाला, दूसरा डाल लिया, राइट अवे 1 सेकंड का काम है। इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इस राइफल को बकायदा रिपेयर करने के लिए आपको वापस इसकी जो वर्कशॉप है वहां पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन 99% ये राइफलें जो है बहुत ही पायदार होती हैं, और ये जो राइफल जो है ये खराब नहीं होती। लिहाजा अगर मैं सजेस्ट करूं वो हजरात जिन्हें 223 नहीं पसंद, जो लोग दुश्मनदार बंदे हैं, जिनकी दुश्मनी है, डेरेदार वाले बंदे हैं, और उनको AK-47 भी नहीं पसंद क्योंकि उसका आपको पता है बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है, वो जो है इस राइफल को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसका जो मेन बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको अगर बात की जाए, स्पेसिफिकेशन के बारे में इसकी बात की जाए, तो सबसे मेन चीज इसका जो राउंड होता है वो 308 कैलिबर में आती है, जो कि 223 और AK-47 का जो 7.62/39 राउंड होता है उससे बड़ा राउंड होता है। और इसकी जो पावर होती है, इसकी जो रेंज होती है, वो 800 मीटर से लेके 1000 मीटर तक जो है ये आपको रेंज दे देती है। यानी कि इजीली अगर आप डेरेदार जमीनों वाले बंदे हैं, खुला डेरों पे रहना होता है, तो अगर आपको कोई खतरा है दुश्मन से, तो ये बहुत ज्यादा रेंज है। 800 से 1000 मीटर कोई कम रेंज नहीं होती, अच्छी खासी रेंज होती है कंपेयर टू AK-47 जिसकी जिसकी गोली की रेंज सिर्फ 300 से 400 मीटर तक है। और अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात की जाए, यानी कि जो कितनी तेजी से ये जो है अपना राउंड जो निकालती है अपने अंदर से ही, तो ये आ जाती है तकरीबन 500 से 600 राउंड पर मिनट, जो कि AK-47 से ज्यादा है। AK-47 जो है वो तकरीबन जो है 500 जो है 400-500 तक राउंड पर मिनट जो है वो ये निकालती है अपने अंदर से। लेकिन जो M4 है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, M16A4 इससे भी ज्यादा तेज होती है, वो तो 900,000 राउंड पर मिनट तक निकाल देती है। वो जो है राइफल इससे ज्यादा तेज होती है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें इसके रेंज की भी बात की, ये तकरीबन 800 से 1000 मीटर तक आपको रेंज दे देती है। रेट ऑफ फायर जो है वो उसके बारे में बता रही है, 500 से 600 मीटर तक जो है 500 से 600 राउंड पर मिनट जो है वो आपको ये रेट ऑफ फायर दे देती है। काफी तेज राइफल है। और अगर इसकी राइफल के बारे में बात की जाए कि ये गाड़ी वगैरह में कैरी करने के लिए, ये राइफल जो है इसके कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसके साथ बट जो है वो लगा हुआ नहीं आता। शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ मॉडल्स हैं जिसमें बट आता भी नहीं और कुछ में वो फोल्डेबल बट लगा होता है। वो जो है आप इस को कैरी कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर आप रखना चाहिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये डिफेंसिव जो पोजीशन होती है बंदे की, कि किसी डेरे पे आपने छत के ऊपर इसको लेके खड़े होना है, या डेरे के अंदर घर के अंदर जो है खड़े होना है, किसी बड़े, आपको पता है अक्सर हमारे पिंडों में बड़े घर होते हैं, तो उसमें अगर खड़ा होना है, डिफेंसिव पोजीशन में आपने रहना, तो ये गन जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो है वो गन है। इसकी अगर मुजल वेलोसिटी की बात की जाए, वो जो इस राइफल की आ जाती है तकरीबन 2600 से 2700 फुट पर सेकंड, यानी कि अपना जो स्लग है, ये गोली अपने
अब ये जो राइफल है अपने बैरल में से जो गोली निकालेगी वो 2600 से 2700 फुट पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो है ये उस स्पीड के साथ निकालेगी, जो कि AK-47 की वेलोसिटी जो 2300 फुट पर सेकंड है उससे भी 300 ज्यादा है। लेकिन M4 की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, वो तकरीबन जो है वो 3200 फुट पर सेकंड के हिसाब से मुजल वेलोसिटी उसकी आ जाती है M4। तो कुछ चीजें हैं ये M4 की इन दोनों राइफलों से अच्छी हैं। और मेरी अपनी पर्सनल जो फेवरेट है वो M4 ही यूज करता हूँ। रेट ऑफ फायर उसका ज्यादा है, उसका रिकॉल लेस राइफल है, और उसका वेलोसिटी भी जो है इससे ज्यादा है, उसका जो स्लग है वो दूर जाता है, मार भी दूर करती है। और इसकी रिकॉल की बात की जाए तो ये एक रिकॉल वाली राइफल है, इसको आपको चलाने के लिए अच्छा खासा आपको ये झटका देगी, और इसको आपको एक तगड़े बंदे को जो है इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके साथ ये जो नए मॉडल इसके आ रहे हैं सेकंड जनरेशन POF के, उसमें आप इसको पैकेटनी रेल जो है वो भी मिल जाती है, आप उसके ऊपर अपना एकॉग वगैरह स्कोप जो है साइट है वो भी लगा सकते हैं। और इस राइफल की जो अगर मैं पाकिस्तान की तारीख को लेके बात की जाए कि ये राइफल पाकिस्तान में कैसे आ गई, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो लाजमी बताना पसंद करूंगा, और एंड पे जो है मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। हिस्ट्री ये इसकी शुरू होती है जी 1965 पे, जब जर्मन जो है उन्होंने अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की शेयर की। और मैं समझता हूँ कि जर्मन कौम का बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने इतने पहले वक्त में इतनी अच्छी राइफल जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है उसके हवाले की थी। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थे, एक था अमेरिका और एक था रशिया। रशिया जो है डेफिनेटली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हम रशिया के साथ दोस्त नहीं थे, फ्रेंडशिप इतनी नहीं थी। रशिया की जो फ्रेंडशिप थी वो थी इंडिया के साथ। हम जो दोस्त थे वो तो अमेरिका के साथ, अमेरिका के ग्रुप में थे। और आपको पता है ये वो वक्त था जब अमेरिका और रशिया दोनों की जो है कोल्ड वॉर जो है वो जारी थी, और ये अच्छे खासे एक दूसरे के पक्के दुश्मन बने हुए थे। और इसके बाद आपको पता है जो अफगान वार हुई थी उसमें भी अमेरिका ने फुल जो है पाकिस्तान को और हमारे हमसाओं को सपोर्ट किया था कि आप इसको जो है ना फेंटी लगाएं रशिया को, और हमने फेंटी लगाई भी थी और हमने रशिया को अच्छी खासी मात भी दी थी हमारी फौज ने। तो उस वक्त अमेरिका जो अपनी राइफल जो है इस्तेमाल कर रहा था वो था M16A2, जो कि तकरीबन जो है 1960 में के करीब या उसके बाद में 62 या 64 में जो है वो अमेरिका ने अपनी सर्विस में ले आया था। तो आपको एक चीज का पता होगा, आपका जो पॉलिसीज होती हैं मुल्कों की, आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, होता ही है कि ये जो बड़े मुल्क होते हैं, सुपर पावर्स होते हैं, वो जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, किसी के चाहे जितना भी बड़ा दोस्त हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जिस तरह अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त जो है इसराइल है, वो जो है F-35 तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि F-35 जेट जो है आजकल उसकी खबरों भी बहुत ज्यादा आ रही हैं कि वो इंडिया को भी देने लगे हैं, क्योंकि F-35 इतना अच्छा फाइटर जेट नहीं है अमेरिका का, जितना अच्छा F-22 है जो वो किसी को भी नहीं देता, इसराइल को भी नहीं उन्होंने जो है वो दिया कि आप ये लें और इसको बना लें या इसको आगे बेचें। और वो किसी को भी, ना पाकिस्तान, ना यूरोपियन, ना नेटो, ना किसी को भी। इसी तरह जिस तरह रशिया आ जाता है, वो जो अपनी राइफलें थी वो उसके साथ तो हमारी फ्रेंडशिप ही नहीं थी, हम उसके ग्रुप में नहीं थे, तो रशिया हमें कैसे अपनी लेटेस्ट जो राइफल्स हैं उस वक्त जो AK-47 के जो भी मॉडल उस वक्त चल रहा था वो हमें देता। तो अमेरिका के पास जो तो M16A2 थी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दी थी। तो जर्मन्स जो है ऑब्वियसली हमारी जो गवर्नमेंट है उस वक्त 1965 में वही उन्होंने रीच किया होगा, या उससे पहले ही जो बात जो है वो शुरू होगी होगी उनसे HK कंपनी से। तो पाकिस्तान जो है उन मुल्कों में शामिल होता है जो HK के जिनके पास सर्टिफिकेट थे, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, कि आप ये राइफल अपने मुल्क में आप बना सकते हैं। G3 राइफल जो है उनमें सऊदी अरेबिया भी आ जाता है, मैक्सिको भी आ जाता है, कुछ ईरान ने भी बनाई थी ये, नॉर्वे भी आ जाता है, और मैक्सिको भी आ जाता है। ये वो मुल्क थे, और पाकिस्तान की हमारी POF, ये जो मुल्क थे इन्होंने ये अपनी राइफलें जो है G3 HK के लाइसेंस के साथ अपने मुल्क में अपनी फैक्ट्रियों में बनानी शुरू की। और ये जो राइफल थी ये 1965 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान का मेन राइफल रही थी, पाकिस्तान आर्मी की मेन राइफल रही थी इस्तेमाल में 308 कैलिबर में। 99 में जब पाकिस्तान के हालात जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हुए, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ भी दिया था कोल्ड वॉर में रशिया के खिलाफ। और दूसरी बात, पाकिस्तान मदद करने जा रहा था अमेरिका की एक और जंग में, तो अमेरिका जो है वो उन्होंने अपने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने अपनी M4 जो है वो पाकिस्तान को देना शुरू की। और आपने देखा होगा
कि हमारे जो कमांडोज हैं या एसएसजी हैं, उन्होंने अब मोस्टली आपने देखा होगा M4 नॉर्मल नज़र आती है। हमारे जो सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के जो अदारे हैं, अक्सर जो उन्होंने M4A1 राइफल्स जो है अमेरिका की वो पकड़ी होती हैं, वो अमेरिका ने एक दिल बड़ा किया और वो उन्होंने देनी शुरू कर दी। स्टिल कुछ प्लेटूनें या कंपनियां होंगी जो अभी भी G3 जो है वो उसका इस्तेमाल करती होंगी। खैर, राइफल जो है बेहतरीन, पायदार और अच्छी राइफल है, लेकिन थोड़ी सी पाकिस्तान में ये कॉस्ट, इसकी जो प्राइस है तकरीबन, ये जो है जो पीएफ की है, ये तकरीबन 375 से लेके 4 लाख रुपए तक जो है इसकी प्राइस जो है पीएफ वाले जो है वो पीएफ की जो मेड है वो आप ले सकते हैं पीएफ के आउटलेट से, जिनका नाम गन्स एंड मोर है। लेकिन वंस अगेन ये फुल ऑटो में नहीं आएगी। आपको जो ये राइफल मिलेगी पीएफ से वो सिर्फ और सिर्फ सेमी ऑटो वर्जन में आपको मिलेगी। और आपको पता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हम जो लोग होते हैं, हम कहते हैं कि यार हमारे पास राइफल जो है वो फुल ऑटो ऑप्शंस के साथ हो, चाहे हमारे पास इसका लाइसेंस हो या ना हो, जो एक बहुत बुरी बात है। लेकिन हमें शौक होता है कि यार जो राइफल है उसमें ब्रस्ट का या फुल ऑटो का ऑप्शन जरूर आना चाहिए। तो खैर 4 लाख एक मैं समझता हूँ कि इतनी एक अच्छी राइफल के लिए इतनी ज़्यादा जो है कीमत नहीं है कंपेयर टू M4, जो कि 10-10 15-15 लाख की मिलती है। खैर, उम्मीद करता हूँ ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपको पसंद आई होगी। मिर्ज़ा परदेसी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रोज़ों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।